हाय स्मार्ट पीपल, सचिन तेंदुलकर, इस नाम को तो आप जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता। गॉड ऑफ क्रिकेट, अलग ही फैन बेस, अलग ही क्रेज़, अलग ही वाइब है इस नाम की, राइट। तो ये उनमें से एक इंसान है जो कि क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ में एक्सपर्ट थे, जिसे आप कहते हो ऑलराउंडर। बट वेट, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इन्हीं की तरह ऑलराउंडर है, जो 1, 2, 3 नहीं 50 या 100 से भी ज़्यादा काम करता है हमारी बॉडी में, ये अकेला ऑर्गन। और वो कौन है? वो है लिवर। यस, तो हमारी आज की इस मुलाकात में हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें से हम पढ़ेंगे लिवर, पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और हमें आज 3 ग्लैंड्स पढ़नी है जो कि हैं एसेसरी ग्लैंड्स। क्या मतलब होता है एसेसरी ग्लैंड्स का? ऐसी ग्लैंड्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं डाइजेशन में, मगर हेल्प ज़रूर कर रही हैं, राइट। तो पहली जो एसेसरी ग्लैंड है वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है आपका लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और तीसरा है पेनक्रियास। जिसमें से पहली वाली सलाइवरी ग्लैंड को हम पिछली मुलाकात में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसमें हमने बात करी थी यार, 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहली वाली जो होती है उसे आप कहते हो पैरोटिड ग्लैंड, राइट। सेकंड वाली जो है उसे आप नाम देते हो सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, और तीसरी जो होती है उसे आप कहते हो सब लिंगुअल, ठीक है। सबसे पहले वाली जिसे आप कहते हो पैरोटिड ग्लैंड, जो चीक्स के पास होती है, इस ग्लैंड से निकलने वाली जो डक्ट है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ स्टेंसन। दूसरी ग्लैंड जो कि है सब मैक्सिलरी, इससे निकलने वाली जो डक्ट होती है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ वाटसन। और तीसरी सब लिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, उससे निकलने वाली डक्ट को आप नाम देते हो डक्ट ऑफ रिवेनस, ठीक है। तो तीनों डक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, तीनों ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी कि यार सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है? तो यार सलाइवा के अंदर मेजॉरिटी, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पानी। 99.5% क्या होता है उसमें? पानी होता है। बाकी 0.5% जो है उसमें आते हैं आपके लाइक म्यूकस आ जाएगा, लाइपेज आ जाएगा, थायोसाइनेट आ जाएगा, है ना, और सलाइवरी अमाइलेज आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आती हैं 0.5% के अंदर। डन। और कुछ आयंस भी थे, वो भी हमने वहाँ पे देख लिए थे। सो दिस इज़ व्हाट वी कंप्लीट द सलाइवरी ग्लैंड। इसकी और इन्फॉर्मेशन लाइक सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवरी अमाइलेज है वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है वो हम आगे वाले सेशंस में सीखेंगे। फाइन। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जाके आप रिवाइज मार सकते हैं। आते हैं सेकंड पार्ट जो कि है लिवर। सो दिस इज द सेकंड एसेसरी ग्लैंड। दिस इज सेकंड एसेसरी ग्लैंड। Where is the marker? Just a second. Yeah. So what do we have next? That is second accessory gland. अगर हम इसकी बात करें तो आप कहोगे यार, पहली बात तो जो लिवर है वो आपके पूरे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, तो आप कहोगे दैट इज ड्यूडेनम, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। दूसरी बात, इसका वजन कितना होता है? तो 1.1 से लेके 1.5 kg जो है इसका वजन होता है। तीसरी बात, लिवर के पास हाई रीजनरेशन पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर किसी का लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है और जो पार्ट लिवर का ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो है, अगर मान लो किसी का लिवर काट के निकाल भी लिया जाए उसका छोटा सा पार्ट, तो वो वाला जो कटा हुआ पार्ट है वापस से अपने आप को रीग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो लिवर जो है वो अपने आप को रीग्रो कर सकता है, ऐसी उसके पास रीजनरेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि यह जो लिवर है वो आपका पाया जाता है राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में
लोअर साइड में पाया जाता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। तो राइट लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल, राइट लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन जस्ट बिलो डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के जस्ट नीचे ये पाया जाएगा। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें इस लिवर के लोब्स के बारे में, ठीक है, तो लिवर जो होता है वो एक्चुअली आपको, ये एक ही ऑर्गन है लेकिन उसको दो पार्ट्स में या दो लोब्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या है वो लोब्स, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं लोब्स ऑफ लिवर की बात करूं तो आप कहेंगे कि जो लिवर है उसके दो लोब्स होते हैं। एक होगा आपका राइट साइड वाला, मतलब राइट हेपेटिक लोब, और एक लेफ्ट साइड वाला जिसे आप कहते हो लेफ्ट हेपेटिक लोब। ठीक है, तो ये दो लोब्स पाए जाते हैं। इसमें से जो राइट हेपेटिक लोब है ये बड़ा वाला पार्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5/6 पार्ट कंटेन करता है, और वहीं ये 1/6 पार्ट कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, ये बहुत मेजॉरिटी माइनर सा पार्ट कंटेन करेगा, लेफ्ट वाला पार्ट। अगर मैं बात करूँ राइट हेपेटिक लोब, तो इसको आप फर्दर दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हो। राइट हेपेटिक लोब को आप, एक इसमें आएगा आपका क्वाड्रेट लोब, और एक होता है क्वाडेट या कोडेट लोब। एक क्वाड्रेट, एक क्वाडेट लोब। जो क्वाडेट लोब है ये आपके पास ऐसा वाला पार्ट है जहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर पाया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ छुपा पड़ा है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द लोब कॉल्ड एज दिस इज द रीजन कॉल्ड एज क्वाडेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। गॉल ब्लैडर जो होगा वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कॉर्डेट लोब जो है नेक्स्ट वाला, जो बाकी वाला पार्ट है वो कॉर्डेट लोब का हो जाएगा। डन है। तो इस तरीके से आप से डिवाइड कर सकते हो, राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब। ये दोनों लोब्स जो हैं ये सेपरेट हो रखे हैं एक लिगामेंट के थ्रू, एंड दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये रहा, सो दिस इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इट सेपरेट, ये दिख रहा है क्या आपको, शायद नहीं, तो इट सेपरेट टू लोब्स ऑफ लिवर। ठीक है, ये लिवर के दो लोब्स को आपस में सेपरेट करता है, कौन, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, बीच में क्या है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ऊपर क्या है डायफ्राम है, नीचे क्या है गॉल ब्लैडर। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। डन है। सो दिस इज व्हाट वी कंप्लीट अबाउट द लिवर। लिवर की जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या जान सकते हैं हम। तो देखो, अगर को मैं इससे आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि लिवर को अगर आप डाइसेक्ट करोगे, काटोगे, तो लिवर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो लिवर, मान लो अगर को ये एक बड़ा सा लिवर था, तो इस लिवर के अंदर है ना, जैसे सेपरेट हो रखा था, तो इस लिवर का अगर एक छोटा सा पार्ट मैं काट के अगर आपको जूम करके दिखाऊं कि इस पार्ट में क्या है, तो हम वो देखते हैं कि इस पार्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएगा। तो लिवर की जो फंक्शनल यूनिट है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, मतलब सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। इसी प्रकार एक लिवर की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है हेपेटिक लोब। मतलब लिवर जो है वो छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप के हेपेटिक लोब से मिलकर बना हुआ है। सिंपल। तो आप कहोगे क्या है हेपेटिक लोब, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है, लिवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हेपेटिक लोब। क्या है ये, तो ये हेक्सागोनल शेप के पार्ट होते हैं, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल पार्ट ऑफ लिवर in which hepatocytes are arranged in rows called hepatic count। क्या कहते हैं इसको, we call it hepatic count। ये लिखते हैं hepatic count।
तो ये कह रहा है कि हेक्सागोनल शेप का, जैसे आप एक लिवर को डाइसेक्ट करते हो तो आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे से हेक्सागोनल शेप के पार्ट्स दिखेंगे, उसे कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल। उस हेक्सागोनल शेप के जो पार्ट हैं उसके अंदर पाई जाती हैं हेपेटिक सेल्स, जो कि कॉलम्स में या फिर रोज में अरेंज हो रखी हैं। आइए बनाते हैं इस डायग्राम को। तो अगर इस डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये एक हेक्सागोनल पार्ट है, तो कुछ हेक्सागोनल शेप होगी इसमें, ठीक है। इस हेक्सागोन शेप में ऊपर से इस तरीके से कवरिंग होती है इस हेक्सागोन के आसपास। इस कवरिंग को आप नाम देते हो ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है, यू कॉल इट ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये आपके पास एक हेपेटिक लोब्यूल है जिसके आसपास क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल की कवरिंग लगा रखी है मैंने। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे हेपेटोसाइट नाम की जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स क्या होती हैं, लिवर की सेल्स, वो ऐसे कॉलम में अरेंज है। मैं सिर्फ एक में बना रहा हूँ, बाकी सब में नहीं बना रहा, बट सेम बाकी सब में भी होंगी। तो इस तरीके से रॉज में या कॉलम्स में इस तरीके से ये हेपेटिक सेल्स जो है ये अरेंज हो रखी है, ठीक है। एंड दिस होल अरेंजमेंट ऑफ हेपेटोसाइट्स इन कॉलम इज कॉल्ड एज अ हेपेटिक काउंट, इज कॉल्ड एज अ हेपेटिक काउंट। तो अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं तो सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहला आता है आपका हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेंगे हेपेटिक काउंट, हेपेटिक काउंट। और इस हेपेटिक काउंट में कौन अरेंज हो रखे हैं, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स जो है वो इसके अंदर अरेंज हो रखी हैं। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस हेपेटिक काउंट जो है इसको थोड़ा लंबा करते हैं, जूम इन करते हैं और इस डायग्राम को बना के देखते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स टेक दिस कलर, जहाँ पे ये सेंट्रल वाला पार्ट है इसे कहते हैं हेरिंग्स, हेरिंग कैनाल कहते हैं। इसके आसपास क्या है, हेपेटोसाइट्स अरेंज है। हेपेटोसाइट्स के बीच का जो गैप है उसे आप कहते हो कैनालिकुलाई। ये ऐसे मैं वाइट कलर से लेबल कर दूंगा बाद में, ठीक है। इसके आसपास क्या है, ये हेपेटोसाइट्स है। और ऊपर आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक ट्यूब आती हुई दिखेगी, एक ब्रांच पोर्टल आर्टरी, एक ब्रांच पोर्टल वेन, और यहाँ दिखेगी आपको एक डक्ट, हेपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट, ठीक है। और इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों डक्ट्स को मिला के आप कहते हो पोर्टल ट्रेट, पोर्टल ट्रेट, ठीक है। आई रिपीट वन सेकेंड, इस वाले पार्ट को मैंने जूम इन किया है। देखो हमने इसको सेक्शनली काटा है, मान लो ये लिवर है तो इसको मैंने ऐसे काटा और मैं आपको इसका सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ आगे का, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर ये एक लिवर था तो इस लिवर को मैंने ऐसे काटा और ऐसे काट के मैं आपको इसके बीच वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास शायद इमेज भी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ। या जैसे मान लो जैसे ये लिवर था तो इसको मैंने ऐसे काटा और इसके अंदर क्या है, मैं आपको वो वाला सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको इस तरीके की एक हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिस हेक्सागोनल शेप में बाहर की तरफ होगा कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल, अंदर क्या होंगी, अंदर कुछ सेल्स अरेंज है, हेपेटोसाइट, जो कि ऐसे कॉलम्स में अरेंज है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये हेपेटोसाइट्स हैं, लेट मी नेम देम। तो दीज आर हेपेटोसाइट्स, और इनके बीच की जो स्पेस है उसे आप कहते हो कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई, ठीक है। और जो ये जो डक्ट सी जा रही है, ये डक्ट जो है इसे आप कहते हो हेरिंग्स डक्ट, हेरिंग डक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऊपर की तरफ है ये क्या है, ये है आपकी पोर्टल ब्रांच आर्टरी, और ये है ब्रांच हेपेटिक वेन, ब्रांच हेपेटिक वेन, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गई, और ये क्या है, ये है आपकी बाइल डक्ट, ठीक है। बिकॉज बाइल बनता कहाँ पे है, बाइल बनता है लिवर के अंदर, और लिवर में ये जो हेपेटोसाइट्स हैं यही हैं जो बनाती हैं क्या, बाइल जूस। अब उस बाइल जूस को डाल देंगे हेपेटिक ये बाइल डक्ट के अंदर और यहाँ से ट्रैवल होकर वो जाएगा गॉल ब्लैडर के पास, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे।
तो ये हो गया आपके पास ये वाला पार्ट, जूम इन सेक्शन दिखा दिया मैंने आपको। इसमें से सवाल क्या आ सकता है, पोर्टल ट्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो पोर्टल ट्रेट इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ और ये तीसरी चीज़, इन तीनों से मिलकर बनता है आपका पोर्टल ट्रेट। आगे समझ में। इसके अलावा हमने क्या सीखा, इसके अलावा हमने देखा कि यार ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है। तो जो आउटर कवरिंग है वो है ग्लिसन्स कैप्सूल। इट इज़ द वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ कवरिंग ऑफ लिवर, या यू कैन से हेपेटिक लोब्यूल। तो कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल मेड अप ऑफ किस चीज़ का बना होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर को मैं आपको इसका सीक्वेंस बताऊं, जिसमें आपको इस लोब्यूल का, पहले लिवर में क्या आपके पास, लिवर में आपकी है हेपेटिक लोब्यूल, उसके अंदर हेपेटिक काउंट, उसके अंदर हेपेटोसाइट्स। अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखना चाहूँ तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, तो आप कहोगे इसका सीक्वेंस होगा कि सबसे पहले क्या है आपके पास, एट द फर्स्ट यू हैव कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई से बाइल जूस जो है वो निकल के जाता है किसमें, हैरिंग रिंग के अंदर, रिंग से फिर वो जाता है किसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर। तो आप कहोगे सबसे पहले क्या है, कैनालिकुलाई, दिस इज द स्पेस बिटवीन हेपेटोसाइट्स। जो हेपेटोसाइट्स है वो अपना सिक्रेशन इस स्पेस में डाल देती है, यहाँ से वो ट्रैवल करता है इस डक्ट के अंदर, जिस डक्ट को आप कहते हो हैरिंग डक्ट, हैरिंग्स डक्ट, और यहाँ से वो ट्रैवल करता है बाइल डक्ट के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है एक डाइसेक्शनल व्यू किसका, आपके एक लिवर के हेपेटिक लोब्यूल का, जिसके अंदर है हेपेटोसाइट्स जो कि एक कॉलम में अरेंज है, उसे आप कहते हो हेपेटिक काउंट। और बाइल जूस की ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, तो हेपेटोसाइट्स ने रिलीज़ किया कैनालिकुलाई में, कैनालिकुलाई से वो पहुंचा हैरिंग्स के अंदर, हैरिंग्स के अंदर से जाके वो बाइल डक्ट से अंदर रिलीज़ हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। इसमें से ये सारे टर्म्स कौन कौन से टर्म्स, पहली टर्म हेपेटिक काउंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरी टर्म ये पोर्टल ट्रेड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तीसरी टर्म ग्लिसन्स कैप्सूल, चौथी टर्म ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस। इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा इसमें, देखो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके अलावा पोर्टल ट्रेड जो है ये क्या है, ये आपके पास ब्रांच हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और आपका बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और आर्टरी, इन तीनों से मिलके बनता है क्या, पोर्टल ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर सकते हो, ये जो पार्ट है, जैसे खाली वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ तो हेपेटोसाइट्स अरेंज है, बीच में क्या है, तो इसे आप कहते हो साइनोसॉइड। ओ रेड कलर नहीं दिख रहा, साइनोसॉइड। साइनोसॉइड जो है इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो होते हैं इसमें कपवर सेल्स। कपवर सेल्स क्या है, ये लिवर की मैक्रोफेजेस हैं, और दूसरा ये वाला पार्ट है जो फैट को स्टोर करता है, फैट स्टोरेज। ठीक है, फैट का स्टोरेज भी यही होता है। तो ये दो काम होता है इस वाले पार्ट के अंदर। डन है, तो आई होपफुली ये भी आपको समझ में आ चुका है, ये पूरा डायग्राम आप समझ चुके हैं, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इस तरीके से समझोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और बीच में क्या है, एट द सेंटर यू हैव अ सेंट्रल वेन, जहाँ से आपका CO2 वाला ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है इसके अंदर, है ना, जिसमें वेस्ट डालना है। तो बीच में क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट है दिस इज सेंट्रल वेन। फाइन, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना एक लिवर के बारे में। और इसके अलावा हम बात करते हैं लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम है जो लिवर परफॉर्म करता है। एज आई वाज टेलिंग यू कि लिवर जो है वो ऑलराउंडर है ना। तो ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े काम हैं जो इस लिवर ने कर दिखाए हैं और इसलिए इसको इतनी उपत्ति दी गई है, आइए समझते हैं। सबसे पहला काम जो लिवर करता है वो है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ना। मेटाबॉलिज्म आई होप आप जानते होंगे कि मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस आती हैं, कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म। तो दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो उसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, ग्लाइकोजन के अंदर, और इस प्रोसेस को आप कहते हो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। वहीं ये काम उल्टा भी कर सकता है कि जो ग्लाइकोजन है उसे कन्वर्ट कर सकता है वापस ग्लूकोज में, एंड इस प्रोसेस को आप कहते हो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन
है ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करना है तो ग्लाइकोजन ओ लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है तो इसे आप कहते हो क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन को बनाना। क्यों करना है सर ये काम, क्योंकि आप जानते हो यार ग्लूकोज जो होता है ये हम खा तो रहे हैं, लेकिन क्या सारा का सारा ग्लूकोज हम एकदम से यूज़ कर लेंगे, है ना, जंग तो ना लड़ रहे हैं हम इस टाइम पे, हमने खाना खाया और एकदम हम जंग पे चले गए, तो ऐसा नहीं होता है ना, हमें वो जो ग्लूकोज हमने इतना सारा ग्लूकोज खाया है उसको हमें स्टोर करके रखना होता है। जैसे ना मम्मा बाहर से बहुत सारा सामान मंगाती है ना, मम्मी ने चिप्स कुरकुरे पैकेट बिस्किट सब कुछ मंगा लिया, अब ये तो ना कि मंगाते ही सब बच्चों को दे देगी, ले बेटा तुम खा लो सारे के सारे, नहीं, वो उसे रखेगी ताकि उन्हें पता है कि यार आगे मेहमान आएंगे तो उन मेहमानों के लिए बचा रहेगा ना ये, है ना, वरना ये बच्चे तो बदमाश हैं, सारा खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, तो मम्मा उसको आगे के लिए बचा के रखती है। तो सेम थिंग इज़ हियर कि बॉडी ने जो भी ग्लूकोज खाया उसमें से काफ़ी सारा ग्लूकोज लिवर जो है वो स्टोर कर लेगा, ये भी बाद में काम आएगा, बाद में ये जब लड़ेगा ना, या जब ये भागेगा या जब ये काम करेगा तब इसको मैं दूंगा। ठीक है, तो बाद के लिए बचा के रखता है इस चीज़ को। तो ये हो गया पहला काम, है ना, ग्लूकोज को इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला काम। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ फैट में भी काम आता है और कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्रोटीन में भी काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड काम क्या होगा इसका। एक और काम ये कर सकता है जो कि है, ये पता है प्रोटीन और फैट से भी ग्लाइकोजन बना सकता है। मतलब ग्लाइकोजन बनता है किससे, ग्लूकोज से बनता है, लेकिन मान लो कोई बंदा जो है वो ग्लूकोज खा ही नहीं रहा, रोटी खा ही नहीं रहा, वो फ्रूट डाइट पे चला गया है, तो इन दैट केस आपकी बॉडी में सिर्फ क्या है, प्रोटीन्स हैं, या फिर आप कह सकते हो फैट, अगर कोई डाइटिंग पे जा चुका है तो फैट उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो वो फैट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है, एंड इस प्रोसेस को कहते हो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मैं लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप कहोगे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो लिवर है ये प्रोटीन या फैट को भी कन्वर्ट कर सकता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नहीं, तो मतलब इस बार ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज से नहीं बन रहा, किसी और चीज़ से बन रहा है, इसलिए ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, नियो मतलब नहीं, इनसे नहीं बन, इससे नहीं बन रहा है, किसी और चीज़ से बन रहा है, नियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये काम भी किसका, ये काम भी लिवर का होता है। आइए बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। तो दूसरा काम होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स या फिर लिपिड्स। तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म भी कौन करता है, लिवर ही करता है। कैसे करता है, तो सिंपली फैटी एसिड और आप कह सकते हो ग्लिसरॉल, इसको कन्वर्ट कर देगा फैट्स के अंदर, है ना। और सेम आप नाम दोगे प्रोसेस को कि अगर कोई ये कन्वर्ट हो रहे हैं फैट में तो आप कहोगे लिपोजेनेसिस, है ना, यू विल कॉल इट लिपोजेनेसिस। और अगर कोई टूट रहे हैं तो आप कहोगे लिपोलाइसिस। ठीक है, होपफुली ये भी आपको समझ में आ चुका है। ये हो गया इसका सेकंड काम। तीसरे काम पे आते हैं, और क्या काम कर सकता है ये, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, और इस प्रोसेस को आप कहते हो डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन मतलब अमाइनो एसिड को तोड़ देना, ठीक है, या प्रोटीन्स को तोड़ के अमाइनो एसिड को बनाना इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। तो ये काम भी ये कर सकता है। ठीक है, तो देख रहे हो मैंने कहा था मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी, और सेम ही तो हो रहा है, चीज़ें बन भी रही हैं, चीज़ें टूट भी रही हैं, तो इसलिए आपने नाम दिया मैंने इसको मेटाबॉलिज्म, ना कि एनाबॉलिज्म, ना कि कैटाबॉलिज्म। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं इसलिए मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा और क्या काम है सर, ठीक है सर, नेक्स्ट काम होता है इसका कि ये आपके जो लिवर है ना, वो लिवर के अंदर मतलब लिवर जो है वो NH4 अमोनिया और CO2 को इस्तेमाल करके यूरिया में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, आपको पता है दोनों ही क्या है, वेस्ट है हमारी बॉडी के, इन दोनों वेस्ट को कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, यूरिया, और फिर इस यूरिया को ये यूरिन से बाहर निकलवा देगा यूरिन के थ्रू, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड एज ऑर्थनाइन साइकिल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑर्थनाइन साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर ये प्रोसेस, ये एक साइकिल होती है जिससे क्या होता है, यूरिया बनता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरह तरह के एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या होता है, पांचवा काम होता है इसका कि ये कफर सेल्स की मदद से ब्लड को प्योरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो ब्लड में जो भी जर्म्स होंगे या कुछ भी काम की चीज़ें नहीं होंगी तो उसको कफर सेल्स के थ्रू छटवा देगा, प्योरीफाई करवा देगा। कफर सेल्स क्या होते हैं, दीज आर द लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स, है ना, मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर। जैसे हमारे लंग्स के मैक्रोफेजेस कौन है, डस्ट सेल्स।
ठीक है। हमारे ब्रेन के मैक्रोफेजेस कौन है? माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। ऐसी लिवर के मैक्रोफेज कौन है? जो लार्जेस्ट ईटिंग सेल्स होती हैं वो हैं आपके कपर सेल्स। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय कपर सेल्स, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय कपर सेल्स, ठीक है। ये नेक्स्ट काम है जो ये कर सकता है, ओके। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे काम है, ऐसे देखो होते तो इसके 50 से भी ज़्यादा काम है, 50 से भी ज़्यादा काम हमारी बॉडी में करता है ये। लेकिन मैं आपको मेन काम गिनवा रहा हूँ जो मेन काम होते हैं इसके। जैसे 6th काम आप कह सकते हो कि ये जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जो हेपेरिन नाम का एक वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन जो कि नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता जब ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो उसकी फॉर्मेशन में भी यही हेल्प करता है। तो आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हेपेरिन। तो हेपेरिन की फॉर्मेशन में ये इस्तेमाल होता है। हेपेरिन क्या है? एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है ना, इट इज़ अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट है, लेट्स राइट नेक्स्ट पॉइंट। 7th पॉइंट जो है आपका वो होता है, 7th पॉइंट जो है वो है कि ये और क्या कर सकता है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर आपको याद है प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा में 4 तरह के प्रोटीन्स थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसमें से जो ग्लोबुलिन था, ग्लोबुलिन लिवर बनाता है, बाकी सारे जो प्रोटीन्स थे वो आपके ब्लड में बन रहे थे, राइट। तो एक प्रोटीन है जैसे कि गामा ग्लोब्यूलिन, इसकी फॉर्मेशन कौन करता है? इसकी फॉर्मेशन यही लिवर में होती है, ठीक है। इसके अलावा 8th पॉइंट आप कह सकते हो और क्या काम है इसका। तो और काम हो सकता है कि ये बॉडी के प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाए, आप कह सकते हो क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जैसे फाइब्रिनोजन है ना, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या है? क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो इनको भी ये बनवाता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा 9 फंक्शन आप कह सकते हो डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिफिकेशंस होती हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे आके डिटॉक्स बन जाते हैं, है ना, वो चेंज हो जाते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर। इसके अलावा लास्ट फंक्शन आप कह सकते हो, नॉट लास्ट है ना, बट मैनी फंक्शंस आर देयर, बट एक आखिरी फंक्शन हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस है वो बनता कहाँ पे? लिवर में बनता है। एक सवाल जो बच्चों के माइंड में गलत इंटरप्रेट हो जाता है कि देखो गॉल ब्लैडर में बाइल जो है वो स्टोर होता है, लेकिन बनता कहाँ है? बनता है लिवर के अंदर। सर लिवर में बन रहा है और उसको रिलीज़ करवाना है तो लिवर से ही रिलीज़ करवा दो ना, उसे गॉल ब्लैडर में भेज के वहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत क्या है? तो वो हम आगे सीखेंगे अभी, ठीक है, क्यों स्टोर करते हैं उसको। बट फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस किसका काम होता है? गॉल ब्लैडर का या फिर लिवर का? तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस जो है वो आपका लिवर का फंक्शन है, ठीक है। लिवर है जो हेपेटोसाइट्स की मदद से बाइल जूस बनाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? सभी फंक्शंस हैं लिवर के। आई होपफुली आपको समझ में आ चुके हैं। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, है ना, सारे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। कर लिया? वीडियो को पॉज करो, लिखो एक बार, है ना, बार बार देखो इस चीज़ को, देन यू विल जस्ट आपको वो बात समझ में आएगी अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे हम समझेंगे गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल जूस क्या है, बाइल जूस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और बाइल जूस की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है। तो आइए इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? बात करने वाले हैं बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे बाइल पिगमेंट्स बनते कैसे हैं, बाइल पिगमेंट्स फॉर्मेशन, है ना, आरबीसीज के टूटने से बनते हैं बाइल पिगमेंट्स, तो वो हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात और देख लो, जो ये छोटा सा गॉल ब्लैडर है आपका, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें क्या होता है, कई बार ना स्टोन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्टोन्स बन जाते हैं बिकॉज अगर मान लो आप बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंटेन कर रहे हो। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यार जैसे मान लो कहते हैं ना कि हमें बाहर का तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? बिकॉज कई बार क्या होता है कि मान लो आपके पास एक तेल है, उस तेल को आपने एक बार यूज़ किया पकौड़े बनाने के लिए, अब वो तेल बच गया, अब उस तेल को आप दूसरी बार यूज़ कर रहे हो किसी और काम में, है ना, जैसे पराठे बनाने में या कोई और चीज़ बनाने में, उस तेल को वापस से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें से भी तेल बच गया। अब उसी तेल को आप तीसरी बार यूज़ कर रहे हो, फिर चौथी बार यूज़ कर रहे हो, तो ये तो है ना यार, मतलब उसको आप अनलिमिटेड टाइम थोड़ा यूज़ कर लोगे। इट हैज़ अ लाइफ साइकिल, इट हैज़ अ पीरियड जिसमें आप उसे यूज़ कर सकते हो, जितनी बार यूज़ कर सकते हो।
तो वो जो ऑयल है उसको 2 या 3 बार ही मैक्सिमम यूज़ करना बेटर होता है, ठीक रहता है। अदरवाइज उस ऑयल के अंदर जो लिपिड्स हैं वो बैड फैट है ना, वो बैड फैट ओमेगा के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बैड फैट जो होता है वो आपकी बॉडी में पहुंच के फिर कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट करता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इंक्रीज़ करवाता है, समझे। तो इसलिए बाहर जो आप नॉर्मल नुक्कड़ पे जाके जो भी भाजी वगैरह खाते हो, तो वो जो तेल है वो प्रेफर करो कि अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाओ, बिकॉज जो नुक्कड़ के होते हैं उनके तेल जो होते हैं वो ऑलरेडी परचेज तेल लेके आते हैं, मतलब जहाँ यूज़ हो चुका है उसी तेल को उठा के वापस ले आएंगे वो, ठीक है। तो डेट्स नॉट अ गुड ऑयल, है ना, इसलिए वो ऑयल अच्छा नहीं होता है, इस वजह से आपको वो नहीं खाना चाहिए। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल। तो बॉडी में अगर वही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इकट्ठा होगा तो उस कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से बाइल के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यू कैन सी दैट पिक्चर कि किस तरीके से वो स्टोन्स हैं। ये गॉल ब्लैडर को काटा और देखो किसी अंदर बड़े बड़े से स्टोन्स निकल रहे हैं, कैन यू सी, पत्थर जैसे। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि पियर शेप ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। कहाँ पे है, पोस्टीरियरली टू द क्वाड्रेंट लोब ऑफ लिवर। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ होता है ये देखो, या ये नहीं है, आ जाओ किधर है, यहाँ नहीं है, हाँ ये देखो, आ जाओ, हाँ ये आपका लिवर है, लिवर के पीछे की तरफ। तो इस वाले लोब में पीछे की तरफ क्या है, धंसा हुआ है आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर पियर शेप का ऑर्गन है और पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट लोब के। स्टोर करता है 30 से 50 ml ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस लिवर में बन रहा है वो लिवर अपने बाइल जूस को डाल देगा किसके अंदर, इस बाइल के अंदर। अब आता है सवाल क्यों, है ना, अब सवाल आता है क्यों, अब सवाल आता है क्यों। अगर कोई लिवर है, इस लिवर के अंदर जो बाइल बना था वो इस डक्ट के थ्रू जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के पास। तो इस लिवर ने जो बाइल बनाया, उस बाइल को इसने इसके पास क्यों भेजा। अगर रिलीज़ ही करवाना है इस ड्यूडेनम के अंदर तो उसको डायरेक्टली रिलीज़ करवा देना, इसके पास भेज के रोक के फिर वापस लेके आएगा, वापस लाने के बाद फिर उसको भेजेगा, क्यों इतना तामझाम क्यों। अगर तुम्हें लस्सी पीनी है तो लस्सी पियो, घर पे रखिए, या बाहर से लस्सी लेके आओ, बाहर जाके दूध ला के दही जमा के फिर लस्सी बना के तब पियेंगे सर हम, तो क्यों, पागल हो गया, नहीं ना। तो वही काम क्यों करना, सिंपली इसको डायरेक्टली रिलीज़ करवा दे। लेकिन अगर ये ऐसा कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट काम तो होगा। अब क्या इंपॉर्टेंट काम है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट काम ये है कि यार यहाँ पर से ना ये अपने बाइल जूस जो लिवर में बना था, उस बाइल जूस में पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बाइल जूस कैसा है, डाइल्यूटेड है। तो उस बाइल जूस को पहले भेजते हैं गॉल ब्लैडर में, उसको 4-5 घंटे स्टोर करवाते हैं ताकि गॉल ब्लैडर उसके पानी को निकाल ले। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है कि वो बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब उसके पानी को रिमूव करवाता है, समझे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वन स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना कि लिवर का काम होता है कि वो बाइल जूस को बनाए, फिर वहाँ से वो बना हुआ बाइल जूस जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गॉल ब्लैडर का काम बाइल जूस को बनाना नहीं होता, गॉल ब्लैडर का काम होता है कि वो बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है। तो होपफुली आपको अभी समझ में आ चुका है क्या डिफरेंस है इन दोनों बातों में, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि बाइल जूस जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर जो है उसकी डक्ट का नाम क्या होता है, सिस्टिक डक्ट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। गॉल स्टोन्स जो होते हैं वो बनते हैं किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और इस वजह से गॉल ब्लैडर को हमें रिमूव करना पड़ता है। दिस सर्जरी इज कॉल्ड एज कोलियोसिस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। कोलियोसिस्टेक्टॉमी इज द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, डन है। तो इसमें से क्या क्या याद रखना है, कोलियोसिस्टेक्टॉमी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या बनते हैं, गॉल स्टोन्स बनते हैं। सिस्टिक डक्ट क्या है, गॉल ब्लैडर की डक्ट है। कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन होता है इसका, और कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वाड्रेट लोब के अंदर। 2 लोब्स होते हैं इसके, एक क्वाड्रेट और एक क्वाड्रेट। तो कौन से वाले लोब में है ये, क्वाड्रेट वाले लोब में, इस वाले लोब में, सॉरी इस वाले में, क्वाड्रेट वाले लोब में गॉल ब्लैडर पाया जाता है, डन है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके बाइल जूस होता क्या है। तो गॉल ब्लैडर में क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट है बाइल जूस। क्या है सर ये बाइल जूस, तो बाइल जूस जो होता है, पहली बात तो ये ग्रीनिश या ग्रीन येलोइश एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। ग्रीन येलोइश कलर का होता है और एक एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का फ्लूइड होता है ये। दूसरी बात, कौन बनाता है इसको, तो फॉर्म्ड बाय हेपेटोसाइट्स, फॉर्म्ड बाय हेपेटोसाइट,
हेपेटोसाइट सेल्स जो हैं वो इसको बनाती हैं। तीसरी बात, ठीक है सर, हेपेटोसाइट इसको बना रही है, कितना बन रहा है और पीएच क्या है इसका, तो जो इसका पीएच होता है वो होता है 8.2 से 8.5, मतलब देख पा रहे हो ये बेसिक नेचर का है। इसके अलावा कितना अमाउंट, कितना बनता है ये, तो 500 से 1000 ml तक, है ना, मतलब 1 लीटर, ये क्या हुआ, अयो बच गया, नहीं बच गया है ना, हाँ, तो 500 से 100 ml तक जो है ये बनता है, इतना अमाउंट बनता है इसका। और ध्यान रखना कि बाइल जूस एंजाइम लेस है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते, तो इट इज़ एंजाइम लेस। तो अगर कोई एंजाइम नहीं है तो काम क्या होगा इसका, तो ये फंक्शन लिखते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, मैं इस वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अगर हम फंक्शन की बात करें ऑफ बाइल जूस, तो अगर इसके पास एंजाइम्स नहीं है तो ये सर क्या करेगा, तो इसका पहला काम है कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इस्तेमाल होता है, मतलब फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, जिसे आप माइक्रोकाइलॉन कहते हो, उनमें तोड़ता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके लैक्टियल्स की मदद से, मतलब बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, ठीक है। पहला काम इमल्सिफिकेशन मतलब होता है तोड़ना। दूसरा काम होता है इसका जो कि है, आपको पता है जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है, उस एसिडिक फूड को, पहली चीज़ है ना, एसिडिक फूड है उसमें एसिड लगा हुआ है, और नीचे कौन है, इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में म्यूकस तो नहीं होता, मतलब म्यूकस की मोटी वॉल तो नहीं होती है, तो इंटेस्टाइन तो जल जाएगी क्योंकि उस पर HCl लगा हुआ है फूड के ऊपर। तो उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन काम आता है, ये बाइल जूस। तो इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड ऑफ स्टमक। स्टमक का जो एसिडिक फूड है उसको ही न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। तीसरा काम आप कह सकते हो, पहला हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा हो गया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक। इसके अलावा तीसरा काम है कि ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, यस सर पूछ लो, सब आता है हमें, है ना। पहला सवाल, आपके माउथ के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है उसको एक्टिवेट कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, उसे एक्टिवेट करता है, याद आ रहा है, प्रोसेस करो माइंड में। सलाइवरी अमाइलेज में, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज था, उसको एक्टिवेट करने वाला कौन सा आयन था, देखो हिंट दे दिया मैंने आपको एक, ठीक है। शुड आई टेल यू, क्लोराइड। तो क्लोराइड आयन जो होता है वो एक्टिवेट करता है क्या, आपके सलाइवरी अमाइलेज को। सवाल नंबर 2, स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कौन करता है, बताओ, दैट इज HCl, ठीक है। ऐसी तीसरा अगर आपसे पूछ रहा है कि लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है, तो वह है आपके पास बाइल जूस। ये 3 मेन फंक्शन होते हैं किसके, ये 3 मेन फंक्शन होते हैं आपके बाइल जूस के। तो बाइल जूस क्या होता है वो पढ़ लिया, बाइल जूस के फंक्शंस क्या है वो पढ़ लिया। अब बात करते हैं बाइल जूस में होता क्या क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस। फंक्शंस तो हम पढ़ चुके हैं सर, इसे काटो, या बात करते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस, देखो ध्यान से क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें होता है वाटर, बाइल जूस में कितना, 95 से 96% पानी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें और क्या होता है, तो इसमें पाए जाते हैं बाइल एसिड। बाइल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला बाइल एसिड जो है उसे आप कहते हो कॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड, और तीसरा जो होता है वो होता है चारो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है। ये 3 एसिड्स जो हैं पाए जाते हैं बाइल जूस के अंदर, ओके।
इट्स एक्चुअली चीरोकोलिक एसिड, इसे करेक्ट कर लो एक बार, इट्स चीरोकोलिक एसिड। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा इसमें? तो इसके अलावा इसमें पाया जाता है बाइल पिगमेंट्स या बाइल सॉल्ट, पहले लिख लेते हैं हम बाइल सॉल्ट्स। सॉल्ट देखो दो तरह के होंगे, एक होंगे ऑर्गेनिक और एक होंगे इनऑर्गेनिक। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्गेनिक, वहाँ लिखते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो इसमें आपके मिल जाएंगे आपको, दैट इज सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ग्लाइकोकोलेट, ये दो सॉल्ट जो पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा इसमें? चौथी चीज़, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स होते हैं इसमें? दो पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। ठीक है, ये दोनों पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? ये दोनों पिगमेंट्स बनते हैं आरबीसी के डीजनरेशन से। तो आप यहाँ पे लिख लो साइड में, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होता है ये। तो फॉर्म्ड बाय डीजनरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जब टूटती है तब ये दो पिगमेंट्स बनते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनता है नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अलावा और क्या होता है इस बाइल जूस के अंदर? बाइल जूस में आपके पाए जाते हैं, कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। और क्या होता है इसमें? तो फिफ्थ पॉइंट, इसमें कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल भी होता है और पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बाइल जूस। तो बाइल जूस की एक कॉम्पोजिशन होती है। अब हम देखते हैं लास्ट, ये बाइल पिगमेंट्स बनते कैसे हैं। तो टेकिंग यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, किस तरीके से ये बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। तो इसके लिए आई हैव टू ऐड अ न्यू स्लाइड हियर, हमारे पास स्लाइड कम पड़ गई। तो ये कहाँ आ गए हम? तो हम बात करते हैं किसकी? लेट्स टॉक अबाउट द हाउ बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड। तो ये बनते कैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्म्ड बाय डीजनरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के टूटने से ही बनते हैं। अब देखो आरबीसी है तो आरबीसी पहले टूटेगी, उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास आरबीसी है वो रप्चर होगी, उसके रप्चरिंग से उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। ये हीमोग्लोबिन जो होगा ये जाएगा हेपेटोसाइट्स में। भाई वापस से याद करो, ये सब काम हो कहाँ पे रहा है? लिवर के अंदर हो रहा है। ठीक है, बिकॉज बाइल बनता भी कहाँ पे है? बाइल जूस बनता है लिवर के अंदर। तो लिवर में जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगी वो आरबीसीज, जो टूटी हुई आरबीसीज है ना, वहाँ पहुँच जाएंगी। तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, आरबीसीज में से हीमोग्लोबिन पहुँचेगा हेपेटोसाइट्स के पास। हेपेटोसाइट जो होते हैं वो इस हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन को निकाल लेंगे और ग्लोबिन को यूज़ करें, बिकॉज ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, तो इसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं नई आरबीसीज बनवाने के लिए। तो ग्लोबिन को निकाल दिया, क्या बचा? हीम बचा। अब जो हीम होगा ना, इस हीम में से आयरन निकाल देंगे, इस हीम में से आयरन को भी निकाल लेंगे। ठीक है, आयरन को हम वापस इस्तेमाल कर लेंगे नई आरबीसीज को बनाने के लिए। क्या बचेगा? या अब ये हीम जो है, इसमें से अगर आप आयरन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पिगमेंट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। दिस पिगमेंट इज एक्चुअली ग्रीन कलर पिगमेंट। किसने कन्वर्ट किया इस हीम को इस बिलीवर्डिन में? तो एक एंजाइम आता है जिसे आप कहते हो ऑक्सीजनेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम पिक्चर में आया उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीजनेस। ठीक है, इस ऑक्सीजनेस नाम के एंजाइम ने इसे कन्वर्ट कर दिया। दोबारा लिखेंगे। ठीक है, इस ऑक्सीजनेस नाम के एंजाइम ने इसको इसमें कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद ये बिलीवर्डिन जो होगा ये फर्दर कन्वर्ट होगा बिलिरुबिन के अंदर,
और ये जो बिलिरुबिन है ये क्या है एक्चुअली में, बिलिरुबिन जो है ये एक वाइट या येलो कलर का एक पिगमेंट है, और इस बिलिवर्डिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट किसने किया, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा विच इज़ रिडक्टेज। रिडक्टेज नाम के एंजाइम ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बिलिरुबिन बना है, ये बिलिरुबिन कहाँ पहुँच जाएगा, ये बिलिरुबिन पहुँच जाएगा बाइल जूस में। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ बाइल जूस, और वहाँ से इसको पहुँचा देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के, है ना, ये जो बाइल जूस है इसमें कौन है, बिलिरुबिन है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के इसको डिजनरेट करेंगे, और इसमें से क्या होगा, इस बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट, ये बिलिरुबिन, इसे कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजन, सॉरी या आई फॉरगॉट, यूरोबिलिनोजन। और फिर इस यूरोबिलिनोजन को दो पार्ट्स में फर्दर ये टूट जाएगा। एक को आप कहोगे यूरोबिलिन, एक को आप कहोगे स्टर्कोबिलिन, जिसमें से ये जो यूरोबिलिन है, यूरोबिलिन ये आपके यूरिन को कलर देने वाला है। तो यूरिन में जो कलर होता है ना, येलोइश कलर, वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। बिकॉज इसको क्या कर दिया हमने, ब्लड में, इंटेस्टाइन में रिलीज़ करवा दिया, वहाँ से ब्लड में जाके ये आपके मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ब्लड में या यूरिन में, सॉरी। तो यूरिन में ये वाला पिगमेंट मिक्स होगा, और स्टर्कोबिलिन जो होता है ये आपके स्टूल्स को कलर देता है, ठीक है। तो जो स्टूल्स का कलर होता है ना, ब्राउनिश कलर, वो एक्चुअली इस स्टर्कोबिलिन की वजह से आता है। मैं आप वापस लिख देता हूँ, स्टूल्स कलर किसने दिया है, इस स्टर्कोबिलिन ने दिया है। दिस इज़ हाउ बाइल पिगमेंट जो है वो फाइनली इन दो चीज़ों को में कन्वर्ट होके आपके यूरिन और स्टूल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टिंग शुरू से समझाऊँ वापस से, आरबीसीज थी, आरबीसीज रप्चर हुई, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हुआ, हीमोग्लोबिन जो है वो पहुंचा हेपेटोसाइट्स में। हेपेटोसाइट्स में उस हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन को निकाल दिया ताकि उसको वापस से यूज़ कर सके, और हीम वाले पार्ट को कन्वर्ट कर दिया बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ, वहाँ से वो बाइल जूस का पार्ट बना, बाइल जूस से वो पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। यूरोबिलिनोजन जो है ये फर्दर दो पार्ट्स में टूटता है, एक को आप कहते हो यूरोबिलिन, एक को आप कहते हो स्टर्कोबिलिन। यूरोबिलिन यूरिन को कलर देगा, और स्टर्कोबिलिन जो होता है ये आपके स्टूल्स को कलर देने वाला है। दिस इज हाउ वी कंप्लीट ये दोनों पिगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं लिवर के बारे में, जितना कुछ हमें पढ़ना था वो सब हमने देख लिया है। आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ प्रेजेंट है वो देख लिया, कौन कौन से लोब्स होते हैं वो हमने जान लिया। इसके अलावा वी हैव टॉक अबाउट द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, जहाँ हमने देखा कि यार जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं और कैसे बाइल जूस बना के वो आगे ट्रेवल करवाते हैं। फिर हमने बात करी लिवर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो हमने जान लिया। लिवर के फंक्शंस के अलावा हमने देखा कि यार गॉल ब्लैडर, लिवर के साथ एक और पार्ट जुड़ा हुआ है जिसे आप कहते हो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग क्या होती है वो देख लिया, सॉरी गॉल ब्लैडर क्या स्ट्रक्चर है वो देख लिया। गॉल ब्लैडर में आता है बाइल जूस, फिर हमने समझा बाइल जूस क्या होता है, तो बाइल जूस की फंक्शन क्या होते हैं, बाइल जूस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, बाइल जूस होता क्या है, और बाइल जूस में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो, ये चारों बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। पहला बाइल जूस क्या होता है, दूसरा बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, तीसरा बाइल जूस की कॉम्पोजिशंस क्या है, और चौथा बाइल जूस के पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमने जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है आपका पेनक्रियास, ठीक है। उससे पहले जॉन्डिस पर, तो जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस जो है ये एक बीमारी है जिसमें अगर बॉडी में से आपको पता है कि दो पिगमेंट्स थे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, है ना। अगर ये दोनों पिगमेंट्स जो हैं ये इंटेस्टाइन में जाके यूरिन और स्टूल्स के थ्रू बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे। और अगर कोई ये दोनों पिगमेंट्स बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है अगर को ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, अगर इनको बाहर नहीं निकाला और ये ब्लड में एक्यूमुलेट हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये आपकी आइज़ को, आपकी स्किन को येलो कलर देना स्टार्ट कर देंगे, और इस बीमारी को कहते हैं क्या, जॉन्डिस। क्यों हो सकती है, किसी को अगर हेपेटाइटिस हुआ है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस होता है पीलिया, ठीक है। अल्कोहलिज्म, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको ये हो सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस इन द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इन दैट केस भी ऐसा हो सकता है, ओके। चलिए, तो वी आर टॉक अबाउट द लिवर। एक लास्ट में आपको लिवर का स्ट्रक्चर भी समझाता कि लिवर में ये जो बाइल जूस की जो डक्ट है वो कैसी होती है,
लिवर से आने वाली डक्ट कौन कौन सी होती है, बट मैं उसको लास्ट में समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसको हम लास्ट में समझ लेंगे। अभी को उस वाले पार्ट पे पॉज मारो और जो सिखाया उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब ये दोनों है। इसमें एंडोक्राइन वाला पार्ट भी है और एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी है। क्या होता है एंडोक्राइन, क्या होता है एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू निकालती हैं। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं, सॉरी एक्सोक्राइन वो हैं जो डक्ट के थ्रू निकालेगी, और एंडोक्राइन वो हैं जो डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करवा देती हैं। तो ये दोनों हैं, ठीक है। समझते हैं। पहले देखो इसकी लोकेशन क्या है। तो अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन है इसकी बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनम सी शेप का ऑर्गन है और स्टमक जो ऊपर होगा उसके बीच में एक लूप बना पड़ा है, वहाँ प्रेजेंट है। तो आप कहोगे इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लूप ऑफ, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लोकेशन क्या है इसकी? प्रेजेंट इन द लूप बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम। तो इसके बीच में ही पाया जाता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? तो पहला पार्ट होता है इसका बॉडी, पहला पार्ट होता है इसका नेक, दूसरा पार्ट होता है इसका बॉडी, तीसरा पार्ट होता है इसका दैट इज हेड। पहला पार्ट हेड होगा इसका, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी हेड, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा इसका नेक, तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा इसका बॉडी, और चौथा पार्ट होगा इसका टेल, ठीक है। शायद मेरे पास डायग्राम काश होता, हाँ है, ये रहा। ये हो गया हेड वाला पार्ट, ये हो गया नेक वाला पार्ट, ये हो गया बॉडी, ये हो गया टेल। अब जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि यार जो पैनक्रियाज है वो दोनों ग्लैंड्स कंटेन करते हैं, तो इट्स अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या इस पॉइंट को हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं? यस। तो तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो इट इज़ अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज का सिक्रीशन क्या होता है? तो इसका जो सिक्रीशन होगा वो होगा पैनक्रियाटिक जूस एंड समथिंग एल्स ऑल्सो। वो और क्या है वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है तो मिक्सो में दोनों आएंगी, एक्सो भी और एंडो भी। एक्सोक्राइन पार्ट भी आएगा और एंडोक्राइन पार्ट भी आएगा। तो पहला सवाल जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि बताओ कितना पार्ट एंडोक्राइन होता है, कितना पार्ट एक्सोक्राइन? तो एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ 1% होता है, बाकी 99% क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन वाले पार्ट की जो सेल्स होती हैं उसे आप कहते हो एसिनाई सेल्स, सेल्स ऑफ एसिनाई, ठीक है। इसका काम क्या होता है, क्या सिक्रीट करती हैं ये? तो इनका सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, और इस वाले एक्सोक्राइन वाले पार्ट से दो डक्ट जुड़ी होती हैं, जिन डक्ट्स को आप कहते हो, पहली डक्ट जो है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ विर्सिंग, डक्ट ऑफ विर्सिंग, और एक होती है डक्ट ऑफ सर्टोरिनी, डक्ट ऑफ सर्टोरिनी। डक्ट ऑफ विर्सिंग जो है ये बाइल से, जो लिवर से जो डक्ट आ रही थी है ना, कॉमन बाइल डक्ट जिसमें बाइल था, तो ये डक्ट ऑफ विर्सिंग बाइल वाली डक्ट के साथ मिलके बनाती है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये मैं आपको अभी आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं इस पर स्टामाक बना दे रहा हूँ क्योंकि हम इस वाले पार्ट पर भी वापस आएंगे, है ना। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट वंस अगेन, ठीक है। बट पहले काम करते हैं, हम एंडोक्राइन पार्ट समझते हैं। एंडोक्राइन वाला पार्ट जो होता है इसमें कौन सी सेल्स होती हैं? तो इसकी सेल्स को आप कहते हो आइसलेट्स ऑफ लैंगेरेंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगेरेंस, ठीक है। क्या मतलब है इस शब्द का? मतलब निकालो, आइसलेट्स ऑफ लैंगेरेंस। जैसे आइसलैंड मतलब एक आइलैंड होता है, तो आइलैंड क्या है? जैसे ये आइलैंड है तो इसके आसपास क्या है? पानी 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 पानी, ठीक है। तो आसपास सारा पानी पानी, बीच में छोटा सा पार्ट टापू विच इज़ नथिंग बट आइलैंड। तो ऐसे यहाँ पे है कि पूरा का पूरा पैनक्रियाज जो है वो मान लो एक समुद्र है, उस समुद्र में बीच में छोटी सी एक टापू है जिसे आप कहते हो एंडोक्राइन वाला पार्ट। देखो 99% क्या है? ये वाला पार्ट है, सिर्फ 1% ये वाला पार्ट है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया आइसलैंड। जैसे एक आइसलैंड होता है ना छोटा सा, बहुत बड़े समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड, तो ऐसे बहुत बड़े एक्सोक्राइन वाले पार्ट में एक छोटा सा एंडोक्राइन वाला पार्ट जो कि है आइसलेट्स ऑफ लैंगेरेंस, ठीक है। लैंगेरेंस साइंटिस्ट के नाम पे इस नाम को दिया गया है। दूसरी बात, इसका सिक्रीशन क्या है? इसका सिक्रीशन क्या है वो समझते हैं।
इसके सिक्रेशन में पाई जाती हैं कुछ सेल्स। कौन कौन सेल्स? पहली होती है अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स, तीसरी होती है डेल्टा सेल्स, चौथी होती है गामा सेल्स। क्या काम है इनके, आइए समझते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या काम है इनके, आइए समझते हैं अगले पेज पे। देखिए, तो पहली सेल कौन सी थी? फर्स्ट सेल इज अल्फा सेल, दूसरी सेल है बीटा सेल, तीसरी है डेल्टा, चौथी है गामा सेल। अल्फा सेल जो है वो एक हार्मोन रिलीज करवाती है जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। शैल वी चेंज द कलर? ग्लूका, या मुझे स्पेस चाहिए होगा। ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन ये रिलीज करवाते हैं। ग्लूकागॉन जो है ये शो करता है हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। ठीक है, क्या शो करता है? इट शोज हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। क्या मतलब है इस इफेक्ट का? तो इसका मतलब है कि ये आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब होता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये कैसे हो सकता है? सिंपल, ये होगा आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये वाला हार्मोन? जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर ने बहुत सारा ग्लाइकोजन इकट्ठा कर रखा था, ये उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा और इस तरीके से ये हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज का इफेक्ट शो कर देगा, मतलब ब्लड में ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देगा। कौन करते हैं? अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स इसका उल्टा काम करते हैं। बीटा सेल्स जो है वो निकलवाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो शो करता है हाइपो ग्लाइसेमिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। तो ये करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और कैसे करेगा? ये जो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड दिस इज हाउ यू विल से कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ कौन सी वाली? डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रखा होता है और इंसुलिन बन नहीं रहा है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल और बढ़ता जाएगा, तो बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वही यूरिन में भी ग्लूकोज पहुंच जाएगा। फिर तो यूरिन में अगर ग्लूकोज पाया जाएगा, इट मीन्स बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इट मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रखी है। तो फिर उस टाइम पे उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हुआ है उस लेवल को डिक्रीज़ कर सकें। ये डिक्रीज़ काम करना किसका होता है? इंसुलिन का। दोनों समझ में आ गए? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स या फिर ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या फिर एंटागोनिस्टिक हैं। तो मैं लिख दूँ कहीं इस बात को, यहाँ लिख दें। लेट्स राइट अ नोट पॉइंट हियर दैट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? इन नेचर, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स का काम क्या होता है? ये जो होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज करवाते हैं विच इज़ सोमैटोस्टैटिन। और ये हार्मोन जो होता है ये आपके अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स को रेगुलेट करता है। मतलब जो अल्फ़ा रेगुलेट, जो आपके अल्फा और बीटा सेल्स है ना, ये ठीक से काम करते रहें, इस बात को ये समझता है। ठीक है, मैं हूँ
मैं करवाऊंगा इनसे ठीक से काम, नहीं करेंगे तो मैं मारूंगा पकड़ के इनको, तो ये ठीक से काम करवाएगा इनसे, ठीक है। और लास्ट वाला जो है गामा डेल्टा सेल्स, ये क्या करता है, गामा सेल सॉरी, ये काम करता है, ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज करवाता है, और ये क्या करेगा, ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसको रेगुलेट करेगा, मतलब ये ओवरऑल सबको रेगुलेट करेगा, ठीक है। सवाल कैसा आता है, सवाल आता है इस तरीके से कि बताओ डेल्टा सेल्स क्या रिलीज़ करवाते हैं, काम क्या होता है, गामा सेल्स क्या रिलीज़ करवाते हैं, काम क्या होता है, ये क्या रिलीज़ कराएगा, काम क्या होगा, ये क्या रिलीज़ कराएगा, काम क्या होगा, ठीक है। या फिर ये बन सकता है कि बताओ अल्फा सेल्स जो हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, बीटा सेल्स जो हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं। तीसरा और क्या सवाल बन सकता है कि बताओ कौन सा वाला हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, तो ऐसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एंड शेयर वी कंप्लीट व्हाट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चारों सेल्स क्या करती हैं, एंडोक्राइन वाले पार्ट की, वो हमने सीख लिया है। लास्ट आता है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसका सिक्रीशन है पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो पहली बात पेनक्रियाटिक जूस जो है इसका पीएच होता है 7.8 से 8.2 पीएच होता है इसका। कितना अमाउंट में ये रिलीज़ होता है, तो 1 से लेके 1.2 लीटर इतना ये रिलीज़ होता है। तीसरा पेनक्रियाटिक जूस जो है इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं वो हम सीखेंगे आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में, जब हम देखेंगे कि बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, लाइक सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, पेप्सिनोजेनिक एंजाइम है, वो एंजाइम क्या काम कर रहे हैं वो हम अगली वाली क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे काम होते हैं किसके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ओके, अब समझते हैं लास्ट, ये डक्ट ऑफ विल्सन क्या है, डक्ट ऑफ सर्टोर्नी क्या है, या फिर आप लिवर को और पेनक्रियास को कैसे आपस में लिंक कर सकते हो, कैसे आप इनको एक साथ समझ सकते हो, वो समझते हैं एक बार। ये आप समझ चुके हो ना। देखो अगर बॉडी आप डाइटिंग पे हो, है ना, आपने मान लो बहुत सारा खाना खाया, तो पहला केस क्या है, आप बहुत सारा खाना खा रहे हो तो बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए बताओ, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन को आना चाहिए या फिर ग्लूकागॉन को आना चाहिए। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो ग्लूकोज और बढ़ाता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम कर देता है। तो बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन को आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, पेनक्रियाटिक आइसलेट्स, मतलब एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो है एंडोक्राइन वाला पार्ट, ये इंसुलिन रिलीज करवाएगा और ग्लूकागॉन के हार्मोन को कम करवा देगा। और इससे क्या होगा, ग्लूकागॉन जो है वो आपके ग्लूकागॉन और फैट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज जो है वो ग्लूकागॉन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में सॉरी, ठीक है। तो ये वाला काम है। दूसरे पे आ जाओ, अगर को आप फास्टिंग पे हो, डाइटिंग चल रही है आपकी, ठीक है, डाइटिंग वाले केस में क्या है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो है ही नहीं, तो ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज को बनाने वाला कौन है, वो है आपका ग्लूकागॉन। तो इस वाले केस में इंसुलिन कम हो जाएगा, ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाएगा और इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनेगा ग्लाइकोजन के टूटने से, ठीक है। तो वी हैव डन दिस पार्ट। यहाँ से भी सवाल मतलब एक अलग फॉर्म में बन सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये वाला पार्ट लेके आ गया। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। ये आप देख पा रहे हैं, एक पेनक्रियास को मैंने इस तरीके से काटा, जैसे मान लो ये पेनक्रियास है, इसको ऐसे काटा और मैं आपको ये वाला सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये जो सेक्शनल व्यू सर्कल आपको दिखेगा, इसमें मेजॉरिटी क्या होंगी, मेजॉरिटी आपको दिख रहे हैं ये एक्नाई सेल्स हैं, ये रहे सेल्स ऑफ एसेनाई, जो कि होते हैं एक्सोक्राइन वाले पार्ट के। बीच में छोटा सा पार्ट आपको दिखेगा आइसलेट्स, है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस, जो कि होगा एंडोक्राइन वाला पार्ट। और इस आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस में यू विल नोटिस, ये तो हो गया कौन सा, एक्सोक्राइन वाला पार्ट, ये तो हो गया एक्सोक्राइन वाला पार्ट, मेजॉरिटी। बीच में क्या है, थोड़ा सा, जिसमें कुछ कुछ सेल्स हैं, कुछ कुछ सेल्स हैं, कुछ कुछ सेल्स हैं। इसमें से ये सेल्स मान लो अल्फा सेल्स, ये सेल्स मान लो बीटा सेल्स, ये सेल्स मान लो गामा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं ये कुछ 5% के आसपास होती हैं, बीटा सेल्स जो हैं ये कुछ 70% के आसपास होंगी, और ये सेल्स जो हैं ये कुछ ये 5% होंगी, ये 15% के आसपास होंगी, और ये 70% के आसपास कुछ होंगी। तो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती है वो वाली सेल सबसे ज़्यादा होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट हम कर लेते हैं इस सेशन में, जो कि है रिलेशन बिटवीन द लिवर, ड्यूडेनम एंड पेनक्रियास। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम समझना पड़ेगा, उस डायग्राम को फटाफट से बनाओ मेरे साथ साथ। ये लिवर है, तुम आ जाओ पहले, काम मत करने देना। भागो यहाँ से।
ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ये हो गए 2 लोब्स किसके, लिवर के, ठीक है। इन 2 लोब्स में से आ रही होंगी 2 अलग अलग डक्ट, एक डक्ट आएगी यहाँ से, एक डक्ट आएगी यहाँ से। इस वाली डक्ट को आप कहते हो ये राइट वाला लोब है, दिस इज राइट हेपेटिक लोब, दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब। ठीक है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक लोब। ये वाली जो डक्ट राइट वाले लोब से आ रही है इसे आप कहते हो राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। और जो लेफ्ट वाले पार्ट से आ रहे हैं उसे आप कहते हो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट के मिलने से जो डक्ट बनी है इस डक्ट को आप कहते हो कॉमन बाइल डक्ट, नहीं कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट के नाम से आप इसे जानते हो। फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है ये आपको पता है ना, लिवर ने बाइल बनाया, बाइल को डाल दिया इसके अंदर, यहाँ से ये बाइल जाएगा गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ कहीं होगा पियर शेप का गॉल ब्लैडर, और इस गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको आप कहते हो सिस्टिक डक्ट, तो ये यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी, दिस इज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट और यहाँ से जो बाइल डक्ट है, तो यहाँ से पहले बाइल इसमें आएगा, स्टोर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर जाएगा। अब ये वाली जो डक्ट होगी जो बाहर जाएगी, दिस डक्ट विल बी कॉल्ड एज, दिस डक्ट विल बी कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। नीचे क्या होगा, नीचे होगा पैनक्रियास, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा ड्यूडेनम। तो स्टमक होगा, स्टमक से यहाँ से आ रहा है कहीं ड्यूडेनम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पैनक्रियास। तो लेट्स ड्रॉ पैनक्रियास हियर, लीफ शेप स्ट्रक्चर। जिस पैनक्रियास की क्या है बहुत सारी डक्ट्स हैं, और बीच में क्या एक छोटा सा पार्ट है विच इज एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, इस तरीके से बीच में एक छोटा सा इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो ये वाली डक्ट है, डक्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। एक तो होती है इसकी मेन डक्ट और एक होती है पैरेलल जो डक्ट आ रही होती है दूसरी वाली। ठीक है, तो जो मेन डक्ट है इसकी, इस पूरे पैनक्रियास की येलो वाली क्या है, मेन डक्ट है, और इस मेन डक्ट को आप कहते हो डक्ट ऑफ विर्सिंग। दिस मेन डक्ट इज डक्ट ऑफ विर्सिंग। ठीक है, ये जो बना रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, दिस इज डक्ट ऑफ विर्सिंग, डक्ट ऑफ विर्सिंग, जो किसका है, एक्सोक्राइन वाले पार्ट की, जिसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस आएगा। ठीक है, और दूसरी डक्ट जो निकल रही है यहाँ से, ये जो ब्लू कलर से निकली है, ये देखो ये डक्ट ऑफ विर्सिंग यहीं ओपन हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी डक्ट आ रही थी ब्लू वाली, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सर्टोरिनी। या ब्लू से लिख दूँ मैं इसको, डक्ट ऑफ सर्टोरिनी। तो ये 2 डक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये वाली जो डक्ट आ रही है डक्ट ऑफ विर्सिंग, ये मिल जाएगी इस हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। ठीक है, तो मान लो मैं इसको रेड से बना लेता हूँ। ठीक है, रेड कलर हमने यूज़ नहीं किया है। अब तुम पहले आओ जाओ, मेरे को बनाने मत देना। तो लेट्स टेक रेड कलर, और तुम कर लो पहले। ये है आपके पास कॉमन बाइल डक्ट, ये आई, और ये यहाँ पे कंबाइन हो गई इस डक्ट ऑफ विर्सिंग के साथ। देखा रहे, येलो भी है और रेड भी है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, बिकॉज हेपेटिक मतलब लिवर वाला पार्ट और पैनक्रियाज मतलब पैनक्रियाज वाला पार्ट, तो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इस वाली कॉमन डक्ट को आप कहते हो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये डक्ट जो है ये फाइनली ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यू प्लीज़ नोट इट डाउन, ध्यान से देखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली आपने इसको देखा होगा। और लास्ट में क्या है, लास्ट में ये वाला पार्ट
ठीक है। आई रिपीट, ये जो डक्ट यहाँ से आई थी, मैं वापस रिपीट करूँ, देखो ध्यान से, फोकस हियर। सबसे पहले राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिली, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो गई गॉल ब्लैडर में, उसकी डक्ट कौन सी थी, सिस्टिक डक्ट, दोनों मिली। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट नीचे आई है, किसके साथ मिल गई है, डक्ट ऑफ विर्सिंग। डक्ट ऑफ विर्सिंग किसकी है, डक्ट ऑफ विर्सिंग जो है ये है पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास की और इन दोनों की डक्ट आपस में मिल गई है, इसलिए इसको नाम दिया हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों सर, क्योंकि हेपेटिक वाली डक्ट और पेनक्रियास वाली डक्ट दोनों मिल चुकी हैं आपस में। अब जिस पोर्शन पे ये ओपन होती है, इस लोकेशन को, इस जगह को आप कहते हो एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है, जो स्पिंचर जो है वो इनके सिक्रीशन को, पेनक्रियाटिक जूस को और बाइल जूस के सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। उस स्पिंचर को आप कहते हो स्पिंचर ऑफ ओडाई। लेकिन कहाँ लिखें, यहाँ लिख लें। यहाँ पे जो स्पिंचर होगा, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, यहाँ पे जो स्पिंचर होगा, दैट स्पिंचर इज कॉल्ड एज स्पिंचर ऑफ ओडाई, स्पिंचर ऑफ ओडाई। शेयर वी कंप्लीट दिस होल पार्ट, ये पूरा पार्ट हम यहाँ समझ चुके हैं। एक बार आप डायग्राम मैटिकली भी देख लो, शायद मेरा डायग्राम आपको समझ में ना आया हो, तो होपफुली ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये लिवर से आ रही है, यहाँ से होगी राइट वाली, यहाँ होगी राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है। फिर क्या बन गई, सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है, और इससे कौन बन गई है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और इसकी पेनक्रियास की कौन सी वाली है, पेनक्रियास की है डक्ट ऑफ विर्सिंग। डक्ट ऑफ विर्सिंग और कॉमन बाइल डक्ट ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ओपन होगी कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पार्ट पे, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और यहाँ पे जिस पोर्शन पे ये ओपन हो रही है उस पोर्शन को आप कहते हो एम्पुला ऑफ वेटर, उस जगह को, और वहाँ पे जो स्पिंचर होगा उस स्पिंचर को आप कहते हो स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, एक और डायग्राम दोबारा देखो, राइट से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आ गई लेफ्ट लोब, इसने उल्टा दिखा दिया इस तरीके से, तो ऐसा मान लो लेफ्ट हो गया राइट हो गया, दोनों मिली तो क्या बन गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक से क्या बनेगी, कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट नीचे जा रही है, यहाँ से कौन सी आ रही है, डक्ट ऑफ विर्सिंग, ये रही डक्ट ऑफ विर्सिंग। ठीक है, ये और ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये रही हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कहाँ ओपन हो रही है, एम्पुला ऑफ वेटर में, और स्पिंचर कौन सा है यहाँ पे, स्पिंचर है स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, यहाँ स्पिंचर होगा विच इज स्पिंचर ऑफ ओडाई। और दूसरी वाली डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, वो हो रही है आपके पास डक्ट ऑफ सर्टोरिनी, जो दूसरी डक्ट थी किसकी, एक्सोक्राइन वाले पार्ट की। ठीक है, ये वाली जो दूसरी डक्ट है ये कौन सी है, डक्ट ऑफ सर्टोरिनी, ये यहाँ पे ओपन हो रही है। डन है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। एनसीईआरटी वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। तो सारी एसेसरी ग्लैंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, वेदर यू टॉक अबाउट द लिवर, वेदर यू टॉक अबाउट द पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या सलेवरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो नथिंग टू डिस्कस मोर, हम जान चुके हैं यार, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगला सवाल, लिवर इज मेजरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स। तो दो लोब्स होते हैं, एक को आप कहते हो राइट, एक को आप कहते हो लेफ्ट। नेक्स्ट, ईच लोब इन द लिवर इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव लेयर। तो एक लिवर के अंदर जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं उसके बाहर एक लेयर होती है, फैट की लेयर, व्हाट डू वी कॉल दिस, जो फाइब्रस लेयर है। या एक मिनट, लिवर के जो लोब्यूल्स हैं, हाँ ये हेपेटिक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, तो हेपेटिक लोब्यूल की बात करें तो वो कवर होते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल से। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल्स इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, है ना। आपको बता चुका हूँ, हेपेटिक लोब्यूल जो क्या है, हेक्सागोन शेप के हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, हेपेटिक काउंट, जिसमें क्या होती हैं, हेपेटोसाइट्स। डन है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, क्या काम होता है, कॉन्सेंट्रेट करना बाइल को और स्टोर करना, दोनों ही काम किसके हैं, गॉल ब्लैडर के होते हैं। नेक्स्ट, कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ, कॉमन बाइल डक्ट किसके जॉइनिंग से बनती है, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विर्सिंग या बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि ऊपर से आ रही है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर क्या मिल जाएगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और यहाँ से आ रही है सिस्टिक डक्ट। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट किसके मिलने से बन रही है, इन दोनों के मिलने से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर।
एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, हमने थ्योरी भी पढ़ ली, हमने एनसीईआरटी को भी एक बार नज़र मार लिया। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस हिट द लाइक बटन एंड डिस्क्रिप्शन में इस सेशन की आपको डीटीपी मिल जाएगी, उसको अटैम्प्ट ज़रूर करना। और एज आई ऑलवेज टेल्स यू कि सेशन को प्रॉपर्ली देखो, उसके नोट्स बनाओ, डीपीपी दे रखी है उस डीपीपी को अटैम्प्ट करो, एनसीईआरटी एक बार खुद से रीड कर लो और एक बुक पकड़ो, जिस बुक को तुम सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्व कर लो और लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो। दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अगर इतना कुछ कर लिया और तब भी ना होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आई एम श्योर कि इतना करने के बाद हर बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि यार कंसिस्टेंसी समय के साथ साथ अगर वो करता रहे तो, ठीक है। तो डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहो, परसिस्टेंट रहो। बाकी यू नो योर हार्ड वर्क विल पे यू सून। मिलते हैं हमारी अगली मुलाकात में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my